वेलकम टू रियल क्राइम केसेस। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम किसी स्टोरी को कवर नहीं करेंगे, बल्कि आज हम वर्ल्ड के कुछ टॉप डिस्टर्बिंग सीरियल किलर्स का एग्जामिनेशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इस स्टेप पर आए, यानी वो सीरियल किलर बने, या फिर उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता था। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो बॉर्न टू किल थे। ज़ोडिएक किलर, जितना मिस्टीरियस इसका नाम है उतना ही मिस्टीरियस ये खुद भी था। यानी आप इसके मास्टरमाइंड होने का यहाँ तक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसने अपनी लाइफ में 37 लोगों को मारा है, मगर फिर भी पुलिस ने सिर्फ 5 ही प्रूव किया। ये इस हद तक शातिर था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस किलर को वर्ल्ड का परफेक्ट क्रिमिनल भी कहा जाता है, यानी कि इसने अभी तक जितने भी लोगों को मारा किसी का भी सबूत नहीं था। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दिसंबर 1968, लेक हरमन रोड, नॉर्थ कैलिफोर्निया। रात के 10 बजे दो कपल्स कार पार्किंग एरिया में बैठे हुए थे। तभी उनके पीछे से एक कार आती है जिसमें से एक आदमी निकलता है, काफ़ी अजीब सा, जिसने अजीब सा मास्क भी पहना हुआ था और उसके कपड़े भी काफ़ी ब्लैक थे और काफ़ी कोटी थे। वो उनके पास आता है और बिना कुछ बोले उनके ऊपर 5 बुलेट्स फायर कर देता है, जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। अब ये किलर कौन था ये किसी को भी नहीं पता चला, क्योंकि जो विक्टिम्स थे उनकी डेथ हो गई और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में लग गई थी कि आखिर ये क्यों हुआ। इसी के कुछ दिनों बाद एक कॉलेज स्टूडेंट्स को भी इसी तरीके से मार दिया जाता है और ये सिलसिला दिसंबर 1968 से लेकर अक्टूबर 1969 तक चलता है। जो कॉलेज स्टूडेंट्स को इसने सेकेंड टाइम मारा था उसमें से एक थे ऑथर फ्राइडा और उनकी गर्लफ्रेंड बैटी। जब ऑथर और बैटी को किलर ने मार दिया था तो ऑथर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, लेकिन बैटी इंजर्ड थी। तो उसी ने सबसे पहले पुलिस को इसका हुलिया बताया था कि ये दिखता कैसा है, और यहीं से शुरुआत हुई थी ज़ोडिएक किलर की। ये जो ज़ोडिएक वर्ड है ना, ये किलर ने खुद को ही खुद दिया था। यानी कि आप इसका एक अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके ऊपर एक्चुअली पूरी फिल्म भी बनी हुई है, 2-3, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। इसने अगर किसी का मर्डर किया है तो बाकी किलर्स क्या करते थे, छुप जाते थे, कोई एरिया छोड़ देते थे, बट यही नहीं करता था। ये पुलिस को ना, जैसे कि यहाँ पे मर्डर हुआ है, ये उसी के किसी फ़ोन बूथ से पुलिस को कॉल करता था और पुलिस को कहता था तुम लोग क्या कर रहे हो यार, मैंने मर्डर कर दिया है और तुम लोग मुझे ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। यानी कि पुलिस को ओपन चैलेंज करता था। आपको जान के शायद थोड़ा सा शॉक भी ये लग सकता है कि ये सिर्फ कॉल नहीं करता था, बल्कि ये पुलिस को लेटर्स भी देता था। यह लेटर कोई नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं हुआ करता था, ये एक ज़ोडिएक लैंग्वेज में लिखा जाता था। यानी कि इसके अंदर सर्कल होते थे, बॉक्स होते थे, मल्टीपल 50 से भी ज़्यादा कुछ सिम्बल्स होते थे। और ये जो ज़ोडिएक किलर है ना, ये पुलिस को सामने से चैलेंज करता था कि अगर तुमने इस लेटर को डिकोड कर दिया तो तुम मुझ तक पहुँच जाओगे और साथ ही मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हें मिल जाएगी। और इन सब के बाद इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली, इवन मीडिया भी इसको कवर करने लगा, ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया था। तो दो कपल्स बीच पे बैठे हुए थे तो ये किलर अचानक से उनके पास आता है और एक गन पॉइंट पे रखता है और उनसे कहता है कि मैं थोड़ा सा इंजर्ड हूँ और मैं जेल से भागा हूँ, मुझे बस तुम्हारी गाड़ी चाहिए, अपनी कार मुझे दे दो, बाकी मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो कपल्स डर के उनको चाबी दे देता है, मगर ज़ोडिएक किलर को चाबी नहीं चाहिए थी, बल्कि वो उन दोनों को बांध देता है और उनकी पीठ पे घोप घोप कर उनको बहुत गंदी मौत देता है, मेल फीमेल दोनों को। ये इतना ब्रूटल था। तो हम दोबारा आते हैं इसकी मिस्टीरियस लेटर्स पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी जगाती है। कुछ पुलिस वालों ने इसको डिकोड करने की कोशिश की और वो सब तो डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि ज़ोडिएक किलर ने 50 से भी ज़्यादा उनको लेटर्स दिया हुआ था। कुछ डिकोड हुए और पता है उसमें से क्या निकला था? उस लेटर में ऐसा लिखा हुआ था कि जैसी किसी चीज़ को पाकर इंसान को खुशी होती है ना, सेम वैसे ही मुझे किसी इंसान को मारकर खुशी होती है। मुझे पसंद है लोगों को मारना और मैं बॉर्न टू किल हूँ। और एक बात जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि इस केस को इवन 50-60 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और आज भी दुनिया को यही नहीं पता कि ज़ोडिएक किलर है कौन। जिसने इतने सारे मर्डर्स किए उसके ऊपर फिल्म भी बनी है और आज भी किसी को नहीं पता कि ये किलर कौन है। ये इस हद तक मास्टरमाइंड था। अमरजीत सादा। अमरजीत सादा बिहार से बिलोंग करता था और आपको जान के ना यहाँ पे भी थोड़ी हैरानी होने वाली है कि इसकी उम्र केवल 8 साल थी उस वक्त जब इसने पहला मर्डर किया था। और अगर आप गूगल पे टाइप करोगे ना वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर तो यही आएगा, यानी कि ये वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर है जो कि इंडिया से है और वो भी बिहार से। अमरजीत सादा एक्चुअली बचपन से थोड़ा सा एग्रेसिव किस्म का था, यानी कि एक जिद्दी बच्चा होता ना कि मुझे ये चाहिए तो मतलब चाहिए। काफ़ी कम उम्र में ही इसने अपनी 6 महीने की छोटी बहन, सगी छोटी बहन की जान ले ली थी। ऐसे नाजुक टाइम पर, इवन ऐसे टर्निंग पॉइंट पर, माँ बाप को जहाँ पे बच्चों को संभालना चाहिए था, अमरजीत के पेरेंट्स ने उसको बढ़ावा दिया, यानी कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया और यही चीज़ उनका कारण बनी। आगे चल के अमरजीत सादा ने एक और बच्चे को मारा जो कि उनके रिलेटिव में आता था, और आपको पता है वो भी एक छोटी बच्ची थी। वो अपनी कज़न सिस्टर को जंगल में लेकर गया और जब वो रो रही थी ना, उसको उसका रोना पसंद नहीं आ रहा था, तो उसने बड़ा सा पत्थर उठाया, उसके सर पे मार दिया, जिससे कि उसका सर पूरा फट गया। फिर उसके बाद उसने गड्ढा खोदा और उस बच्ची की लाश को उसमें डाला और ढक दिया।
8 साल का बच्चा इस हद तक कर सकता है और हम उसे बच्चा कहते हैं। अमरजीत सादा ने टोटल 3 मर्डर्स किए थे, वो भी तीनों बच्चियों का, और वो और भी करने वाला था। तब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। जब पुलिस तहकीकात कर रही थी तब उन्हें एक अजीब सा बच्चा मिला, यानी अमरजीत। तो पुलिस ने उससे पूछताछ करना चालू की कि क्या तुम्हें पता है यहाँ पे जो मर्डर्स हो रहे थे ये कैसे हुए, क्या हुए। तब अमरजीत हंसने लगा और हंस के कहा कि अगर आप बिस्किट का पैकेट दोगे तब बताऊंगा। पुलिस को भी थोड़ा हैरानी हुई ये बात सुनकर कि ऐसा कौन करता है। फिर भी पुलिस ने उसको बिस्किट ला के दिया। तब अमरजीत ने बताया कि मर्डर मैंने ही की है, ट्रस्ट मी। पुलिस की हालत उस समय खराब हो गई थी कि एक 8 साल के बच्चे ने मर्डर किया, वो भी 3 बच्चियों का। फिर पुलिस वाले उसको जेल में लेके जाते और उससे इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते, पूछताछ करना कि क्या था, क्यों था। तो अमरजीत क्या कर रहा था कि वो बार बार बिस्किट मांग रहा था। जैसे उसे बिस्किट मिल जाता था वो चीज़ें रिवील करना चालू कर देता था और एंड में ये चीज़ प्रूफ हो गई कि इसी ने ही मर्डर किया था। इसके बाद इसको बाल सुधार गृह में डाल दिया गया, जहाँ पे इसका इलाज हुआ। और इलाज होने के बाद डॉक्टर्स ने ये बताया कि इसको एक मानसिक बीमारी है, यानी कि एक ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे इसको दर्द और खुशी दोनों में फ़र्क ही नहीं पता चलता कि इंसान खुश है या दुख में है। इसके बाद इसको जेल से भी रिहा कर दिया गया था जब इसकी मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से ओके हो गई थी। और अभी ये कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि पुलिस और गवर्नमेंट ने इसकी सारी डिटेल्स को क्लोज कर दिया है। और ये जहाँ पे भी है अभी तो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। ईसाई सागावा। अब देखो यार, हर किसी की अपनी अपनी हॉबी होती है बचपन से। किसी को ये करना पसंद होता है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी को म्यूज़िक। आपको पता है ईसाई की हॉबी क्या थी बचपन से? इंसानों को खाना। ये बचपन से इसको पता नहीं अलग तरीके की फैंटेसी थी कि इंसान कितने टेस्टी होते हैं, उनको खाने पे कैसा होता है। और यही इसका शौक इसको फ्रांस लेके चला गया। अब शायद इसको ऐसा लगता होगा कि फ्रांस के लोग ज़्यादा टेस्टी होते होंगे या उनमें कुछ ऐसी बात होगी, बट ये फ्रांस चला गया। और मैं आपको इसकी एक अजीब सी स्टोरी बताता हूँ जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ये अपनी कॉलेज डेज़ में एक लड़की को दिल दे बैठा, यानी उससे सच्ची मोहब्बत करने लगा और ये ट्राई करने लगा कि जैसे तैसे वो इससे इम्प्रेस हो जाए। और ये उसको कुछ लेटर्स देने लगा, उसे अपनी रिलेशन अच्छी खासी दोस्ती बढ़ाने लगा। और एक दिन हिम्मत करके ये उस लड़की को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। वो लड़की पहले तो मना कर देती है, बट ये फिर उसे ऑफर देता है कि हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं, एक्चुअली ये काम करते हैं, तुम मेरे घर पे आ जाओ, आज हम घर पे डिनर करेंगे। लड़की इस बात के लिए थोड़ा एग्री हो जाती है। और ये बात है 1981 की। तो रात को इसकी जो होने वाली गर्लफ्रेंड थी वो इसके घर पे आती है डिनर के लिए, जहाँ पे ये लोग अच्छी खासी बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, छोटे मोटे क्विजिंग्स भी खाते हैं। तभी लड़की इसको कहती है कि इतना लेट हो गया, डिनर तो लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो ईसाई अपने किचन में जाता है, तो एक बड़े से ट्रॉली में प्लेट लेके आता है और टेबल पर रख देता है। और जैसे ही वो प्लेट ओपन करता है, प्लेट में कुछ नहीं होता, प्लेट पूरा खाली होता है। तो लड़की पूछती है कि क्या है ये, तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ, डिनर कहाँ है? तो ईसाई एक डेविल सी स्माइल देता है और धीरे से उससे कहता है कि तुम ही तो डिनर हो। जब तक लड़की कुछ समझ पाती, ईसाई उस पर जंप करता है और चाकू से उसको मार डालता है। और मारने के बाद उसके बॉडी के पीसेस करता है और उसे पका के खा जाता है। फिर वही उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और एंड में ईसाई पकड़ा जाता है। और पकड़ने के बाद इसको भी असाइलम में डाल दिया जाता है, क्योंकि इसकी भी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। ईसाई का ऐसा कहना था कि मुझे इंसानों को खाना पसंद है, मुझे बस ये जानना रहता है कि जैसे हम चिकन खाते हैं, जैसे हम बकरे को खाते हैं, ऐसे इंसान को भी हम खा सकते हैं, क्योंकि वो भी बेसिकली एक एनिमल होता है और उसकी आंखें भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। ये एक्चुअली मेरा नहीं कहना, ये एक्चुअली ईसाई का कहना है। फिर उसके बाद इसको 1986 में वापस इसके होम टाउन यानी जापान में उसको भेज दिया जाता है। और आपको जान के थोड़ी सी हैरानी और अजीब भी लगेगा कि पता होम टाउन आने के बाद क्या करने लगा? फूड रिव्यू। जी हाँ, एक कैनिबल फूड रिव्यू कर रहा है, यानी कि रेस्टोरेंट में जाता था और जो टूरिस्ट आते थे ना, उनका ये खाना थोड़ा सा टेस्ट करता था और उनको रिव्यू देता था कि खाना कैसा है। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि अगर आप कभी फ्यूचर में जापान जाओ या ऐसी कोई कंट्री में जाओ और आप मस्त अपना डिनर एंजॉय कर रहे हो और तभी अचानक से गंदी सी शक्ल वाला आदमी आए और आपको रिव्यू देना चालू कर देना, भाई भूखे मर जाना लेकिन भाग जाना वहाँ से। वर्ल्ड का सबसे फेमस सीरियल किलर कौन है पता है? जेफरी डाम्बर। इसका जन्म 21 मई 1960 को हुआ था। जब जेफरी की माँ प्रेग्नेंट थी तभी वो काफ़ी सारे पिल्स कंज्यूम किया करती थी, जिसका सीधा सा असर उनके प्रेगनेंसी पे भी गया। और यानी जेफ जब छोटा सा था तभी उसको थोड़ी सी मेंटल इलनेस हो गई थी, तो इसका हार्निया का भी ऑपरेशन किया गया था। और आपको पता है रोड किलिंग क्या होती है? हमारे यहाँ पे नहीं होती है बट अमेरिका में की जाती है। यानी कि अगर आप रोड पे जा रहे हो, आपको कोई भी एनिमल जैसे कि गिलहरी हो गई, स्क्विरल या कुछ और टाइप के अगर एनिमल आपको गिरे हुए मिलते हैं रोड पे, तो कुछ लोग उसको घर पे लेकर आते हैं और उसकी चीड़-फाड़ करते हैं, यानी उसके बॉडी को काटते हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एक्चुअली बहुत लोगों की ये हॉबी भी होती है, यानी एटॉप्सी करना और देखना कि इनके बॉडी के अंदर क्या होता है, बेसिकली साइंस। तो जेफरी के जो फादर थे उनको इस चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो वो चाहते थे क्योंकि बच्चे को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट हो साइंस में, तो वो रोड किलिंग किया करते थे, यानी वो जानवरों को लाया करते थे और जेफरी को दिखाते थे और बोलते थे तुम भी कट करो। जब
जेफ ने फर्स्ट टाइम किसी गिलहरी को काटा था तभी से उसको एक इंटरेस्ट आ गया कि जैसे हम एनिमल को काट रहे हैं इंसान को काटेंगे तो कैसा होगा। ये उसके दिमाग में फैंटेसी बन गई थी कि मुझे भी लाइफ में एक बार तो ये एक्सपेरिमेंट करना है, यानी कि मुझे हर चीज़ ट्राई करनी है और साथ में ये भी ट्राई करना है कि अगर किसी इंसान को काट के खाया जाए तो वो एक कैसा एक्सपीरियंस होगा। और यही एक्सपीरियंस उसका एक पागलपन में बदल गया था, यानी कि उसको नीड हो गई थी, उसे चाहिए तो मतलब चाहिए। जैसे कि उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी हुआ करती थी, उसके पेरेंट्स और मदर में आए दिन झगड़े होते थे जिसके चक्कर में उसके पेरेंट्स जॉब के सिलसिले में बाहर चले गए और उनकी जो मदर थी वो उसके छोटे भाई को लेकर कहीं और शिफ्ट हो गई। घर में अकेला जेफरी बचा था। अब एक यंग लड़का 21 साल का घर पे क्या करेगा। उसने अल्कोहल पीना चालू कर दिया, बुरी आदतें लग गई, एवन वो कई सारे ड्रग्स भी कंज्यूम करने लग गया था। तभी फर्स्ट टाइम जब वो रोड से अपने घर पे जा रहा था तब उसे हिच हैकर मिला जो कि किसी पार्टी में जा रहा था। तभी जेफ ने उसको ऑफर दिया कि तुम मेरे घर पे चलो क्योंकि मैं भी उसी पार्टी में जा रहा हूँ। तो उसको जैसे जैसे कन्विंस करके उसको अपने घर पे लेकर आया। घर पे लाने के बाद उसने उसको ड्रिंक दिया और उससे थोड़ा फिजिकल होने लगा। जेफरी नाम एक्चुअली गे था। तो जेफ जैसे उसके साथ फिजिकल होने लगा तो वो जो आदमी था हिच हैकर वो उसको हटा के धक्का देने लगा और उसे कहने लगा कि मुझे उसी पार्टी में जाना है, तेरी वजह से मैं लेट हो गया, मुझे छोड़ वहीं पे। जेफ को इतना गुस्सा आता कि उसने डंबल उठाया और उस हिच हैकर के सर पे पीट पीट कर उसकी जान ले ली और उसको मारने के बाद उसको अपने घर के बैकयार्ड में दफना दिया। एक और साइकोलॉजी में बताता हूँ आपको जेफरी डांबर जैसे लोगों की या जेफरी डांबर की। जेफरी डांबर पर्सनली कभी किसी को मारना नहीं चाहता था, ऐसा उसने इंटरव्यू में बताया। बल्कि जेफरी का ऐसा कहना था कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ रहें, चाहे वो मरे या जिए बट वो मेरे साथ रहें। और उसी के बाद जेफरी डांबर ने टोटल 17 मेंस को मारा था। और सिर्फ मारा नहीं था, उनको फाड़ा था, जैसा रोड किलिंग मैंने बताया ना, फाड़ के ओपन करता था, उनके बॉडी को पका कर खाता था और उनकी जो भी बॉडी होती थी ना वो उनको पीसेस में काटता था और एसिड से भरे एक ड्रम में रख देता था ब्लू कलर के, जैसा आप देख सकते हो। जेफरी ने ज़ॉम्बी बनाना चाहता था, यानी कि उसका मानना था कि मरने के बाद भी ये लोग जिंदा हो जाओ, मेरे साथ रहे। ये बेसिकली पागल तो नहीं कह सकते बट एक परफेक्ट साइको किलर था ये। और जब ये बात मीडिया में पता चली तो लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और एंड में जेफरी को जेल में डाल दिया। और जेल में भी इसको कई सारे मैसेजेस आते थे, फैन मेल्स आते थे, लव लेटर्स भी आते थे, जैसे टेड बंडी को आते थे। अगर आपने टेड बंडी वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो जब जेफरी को जेल में डाल दिया तो वहीं पे क्रिस्टोफर नाम का भी एक कैदी था जिसे जेफरी के बारे में थोड़ा पता चला कि इसने कैसे लोगों को मारा। और मैं आपको बता दूं जेफरी ने 12 साल के एक एशियन बच्चे को भी मॉलेस्ट किया था, यानी उसे भी मार कर खाया था, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। जैसे जेफरी ने फर्स्ट सीरियल किलिंग की थी ना डंबल से मार के, क्रिस्टोफर ने भी जेफरी को वैसे ही मारा, उसके सर पे डंबल से मारा और जेफरी का अंत कर दिया। तो ये थे कुछ टॉप के सीरियल किलर्स और आई नो इन सब की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अलग थी और इनकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग की बात ये है कि ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। आज के जो भी सीरियल किलर्स हैं हम सबके अंदर ये सिम्टम्स देख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। और अगर आपको किसी भी सीरियल किलर की डिटेल वीडियो जाननी है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, चाहे वो अमरजीत सादा हो चाहे जेफरी डांबर हो। आप बस हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपको सारी स्टोरी रिवील कर देंगे। सो तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।